अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक स्पेशल शो के साथ मैं आपका होस्ट फाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, यूं तो पीटीआई की गवर्नमेंट को 3 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन इन 3 साल के दौरान गवर्नमेंट को कई चैलेंजेस का सामना जो है करना पड़ा। सबसे पहले अगर बात करें कि जो ही गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उसके बाद देखा कि जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो वो मुसलसल नीचे आते हुए नजर आ रही थी, साथ साथ रिजर्व्स की पोजीशन भी कुछ बेहतर ना थी। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत तेजी से ऊपर जा चुका था। वहां पे जरूरत थी बहुत ऐसे स्टेप्स की कि जिससे ना सिर्फ जो मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनको बेहतर किया जा सके, बल्कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पाथ है उसकी तरफ मुल्क को लाया जा सके। और इस हवाले से पीटीआई की गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए कि जिसके बाद सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हुई थी कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का खतरा जो है वो सामने आया। पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोविड-19 आया, अगर कंपेयर करें कि पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जब कोविड-19 आया, जब फर्स्ट वेव थी, तो उस वक्त ख्याल ये था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है कि इस पूरे जो हेल्थ क्राइसिस है कोविड-19 की वजह से, इससे गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से डील कर सके। लेकिन इन तमाम खदशात को गलत साबित किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने। क्या ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए गए, बेहतरीन पॉलिसीज़ जो है इस हवाले से लाई गई। ना सिर्फ पॉलिसीज़ जो है उनको बनाया गया, बल्कि एग्जीक्यूशन भी बेहतरीन नजर आई। यही वजह है कि कंपैरेटिवली जिस तरह दुनिया में एक अच्छा टाइम लगा जहां पे सूरत हाल कुछ बेहतर हुई, वहीं पाकिस्तान में जो पहली वेव थी उसको बहुत जल्द जो है गवर्नमेंट काबू में लाने में कामयाब हो सकी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खुद फोकस रहा कि जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ उस लॉकडाउन में उसको किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म किया जा सके और जो मुल्क की जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको बहाल किया जा सके। इस हवाले से जो पहला जो स्टेप था वो था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स, डिफरेंट इंसेंटिव्स जो हैं उनका ऐलान किया। साथ साथ जो आरडीए की जो फैसिलिटी थी रोशन डिजिटल अकाउंट की, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का इन्फ्लो है वो भी आता हुआ नज़र आया। और अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट की मदद से अगर हम देखें तो तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का इन्फ्लो आ चुका है। साथ साथ जिस तरीके से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको इनकरेज किया गया डिफरेंट पॉलिसीज़ के तहत, ताकि वो भी जो रेगुलर चैनल है, प्रॉपर चैनल है, उसके ज़रिए जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में भेजें। उसका इम्पैक्ट ये है कि पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि जो रेमिटेंसेस की मद में जो पैसा आ रहा है मुल्क में वो भी अब 2 अरब डॉलर से ऊपर ही आ रहा है। तो ओवरऑल सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है, जो माशी सरगर्मियां हैं वो बहाल हो चुकी हैं। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इसी तरह दीगर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी जो है ऐसी ही कुछ पॉलिसीज़ जो है वो तरतीब दी गई हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से फ़िलहाल अभी उनकी मंजूरी नहीं दी गई। ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो पॉलिसी जो है उस हवाले से कंप्लीट है, लेकिन फ़िलहाल पेंडिंग है, अभी उसकी मंजूरी नहीं दी गई। साथ साथ रिफाइनरीज़ के हवाले से भी खबर यह है कि जो पॉलिसी है पूरा उसका फ्रेमवर्क जो है वो तैयार है, सिर्फ अभी मंजूरी जो है उसकी भी पेंडिंग है। तो ये वो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनकी वजह से जो मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। इंडस्ट्रीज़ का डेटा अगर हम देखें तो वो बड़ा ही बेहतर है। सीमेंट सेक्टर से लेके स्टील सेक्टर से लेके ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो तमाम ही इंडिकेटर्स जो है वो मुस्बत डायरेक्शन की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत तेजी से ऊपर आते हुए नजर आती है। इस हवाले से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो है एक टर्न अराउंड आया, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज ने भी फैसला किया कि यही वो वक्त है कि जहां पे कंपनीज जो है अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकती हैं। रिसेंटली इस मुख्तसर से अरसे में कई कंपनीज जो है अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करा चुकी हैं, और ना सिर्फ लिस्ट कराया बल्कि जो रिस्पॉन्स
रहा इन्वेस्टर्स की जानिब से, जो पार्टिसिपेशन रही तकरीबन तमाम ही आईपीओज में, वो बहुत ही रिमार्केबल रही। तकरीबन तमाम ही आईपीओज के अंदर जो सब्सक्रिप्शन का रेट रहा वो 2 से 3 गुना रहा, जो कि इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे तमाम ही आईपीओज के अंदर। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त अगर हम बात करें तो 3 आईपीओ जो है वो होने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जबकि 2 आईपीओ बहुत ही करीब हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आईपीओ होने वाला है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, सबसे बड़ी आईपीओ की ये ट्रांजैक्शन होगी। और इस वक्त अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी है जो कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराने के लिए आ रही है, तो हम बात करें कंपनी है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये अपनी इस नौयत की पहली लिस्टिंग होगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ऐसी कोई लिस्टिंग नहीं हुई जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो। इसी लिहाज से कोई मैच नहीं है फिलहाल इस कंपनी का जो कि पीएसएक्स में लिस्ट हो। तो ये अपनी नौयत की पहली कंपनी होगी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आ रही है। कंपनी की अगर सरसरी से अब नजर आप डालें तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बेहतर नजर आती है। कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बड़ी ही रिमार्केबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो वो भी बहुत ही तेजी से जो है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आया। इसके ऊपर तफसीली बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ ने मिस्टर मुजफ्फर हयात पिराचा साहब। मुजफ्फर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो मॉर्निंग बेल में। डेफिनेटली इस वक्त जो आपका टाइम है, क्योंकि बुक बिल्डिंग के अंदर जो है ज़्यादा दिन नहीं है, 30 और 31 को कंपनी की जो है बुक बिल्डिंग होगी, तो इस एक सख्त स्केड्यूल में, बिजी स्केड्यूल में हमारे शो के लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहला जो मेरा सवाल है आपसे इस हवाले से कि जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट का एक फोकस है मेड इन पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में ही जो प्रोडक्शन है उसको इनकरेज किया जाए ताकि लोकली चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो। इस हवाले से हमने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो आई पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के बाद, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सेट्स की वो बहुत तेज़ी से जो है वो ऊपर आते हुए नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें रिसेंटली जो पीटीआई ने डेटा जारी किया है उसके मुताबिक इस साल जो लोकली जो हैंडसेट प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी तादाद इंपोर्ट से भी ज़्यादा है। तो बड़ी ही रिमार्केबल अचीवमेंट है पीटीआई की गवर्नमेंट की। लेकिन ये तो है कि जो पॉजिटिव स्टेप्स जो लिए गए हैं जिनका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। मुजफ्फर साहब, पहला मेरा सवाल होगा सेक्टर के हवाले से कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त सेक्टर जो है फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, जिन पे आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है कुछ इनिशिएटिव्स ले ताकि जो पोटेंशियल है इस पूरे सेक्टर का उसको जो है फर्दर अनफोल्ड किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं, हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे हैं और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल नहीं है, ये बड़ी मामूली सी चीज है। असल इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हमने मोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ात थोड़े से जाहिर किए कि उसके ऊपर रिबेट 3% जब नेबरिंग कंट्रीज में थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम बिल्कुल इन चीजों पे काम कर रहे हैं और अनकरीब इन मसाइल को हल करते हैं। मुजफ्फर साहब, रेवेन्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपनी की जो जर्नी है वो बड़ी ही ग्लोरियस जर्नी है, बड़ी ही रिमार्केबल है। कंपनी के रेवेन्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 12 के अंदर महज 143 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के फिस्कल ईयर 21 में अराउंड 48 अरब रुपए तक जो है पहुंच गया। तो एक बड़ी ही रिमार्केबल, बड़ी ही ग्लोरियस जर्नी रही है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जर्नी शुरू हुई थी तकरीबन पर एनम सेल से 2012 में, उस वक्त 14 करोड़ सेल थी पूरे साल की, 48 अरब तक पहुंच गई। माइंडसेट सिर्फ यही था कि हमें इस मुल्क के हर कोने में, हर जगह पे हैंडसेट्स को, मोबाइल हैंडसेट्स को पहुंचाना है और टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, और इसको बस आप मेहनत करते जाएं और इस चीज के लिए काम करें तो सब जगह आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी नजर आएगी और इस मुल्क के लोगों का म्यार जिंदगी भी बुलंद होगा और उसके साथ साथ
हमारी अवाम टेक्नोलॉजी से महरूम भी नहीं रही। अगला सवाल है मेरा मुजफ्फर साहब, असेंबली के हवाले से कि कंपनी का जो असेंबली प्लांट है वो अप्रैल में ऑपरेशनल हो चुका है, जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं उनका आगाज़ हो चुका है। तो ये तो ऐसा ही है कि जिस तरह हम देखते हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर भी जो कंपनीज है वो भी असेंबलिंग जो है करती हैं, लेकिन वो वक्त कब आएगा कि जब हम देखेंगे कि ना सिर्फ असेंबली हो रही हो पाकिस्तान में, बल्कि जो पार्ट्स हैं इस हवाले से उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लोकली की जा रही हो, क्योंकि लोकली अगर पार्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का जो है ट्रांसफ़र ना सिर्फ होगा बल्कि जो मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। क्योंकि इस इनिशिएटिव के बाद, इस स्टेप्स के बाद के जहाँ पे हम लोकली चीज़ें ना सिर्फ असेंबल होते हुए देखें बल्कि उनके पार्ट्स की प्रोडक्शन होते हुए भी देखेंगे, तो इससे डेफिनेटली रोज़गार के भी बड़े मौके पैदा होंगे। तो मुजफ्फर साहब, कितना अरसा इसमें लग सकता है कि जहां पे ये चीजें हम पाकिस्तान में भी होते हुए देखें? देखें, चाइना और बाकी मुल्कों ने गुर्बत की शरह में बेइंतहा कमी की और 70 करोड़ आवाम को गुर्बत की सतह लकीर से ऊपर लेके आए, और उसमें मेजर रोल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का था। मैं समझता हूँ कि वो वक्त बहुत अनकरीब है। अगर पाकिस्तान से मोबाइल की एक्सपोर्ट शुरू होगी, आपको इसकी एक एग्जांपल और दे देता हूँ। खाली वियतनाम से एक कंपनी ग्लोबल वन सिंगल ब्रांड $60 अरब के मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। तो ये समझें कि आप इसकी 1/3 क्वांटिटी भी अगर एक्सपोर्ट कर ली तो आप गुर्बत की लकीर से कितने लोगों को बाहर ले आएंगे। पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी इस सेक्टर के सही तरह से फाल होने से। जी जी, अगेन जिस तरीके से गवर्नमेंट के अब तक इनिशिएटिव्स लिए हैं, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें मज़ीद कौन से ऐसे एरियाज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर के जिनके ऊपर अगर कुछ गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स ले, कुछ इनिशिएटिव्स ले, तो फर्दर जो सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें हम मज़ीद इजाफा देख सकते हैं? आपकी नज़र में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर मज़ीद इस वक्त जो है काम करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट काफ़ी सारे काम हो रहे हैं ऑलरेडी। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, इस दफा आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में एफडीआई फंड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इस एक साल में इतनी आई है जो पिछले 8 सालों में नहीं आई थी। उनके कवानीन पे गवर्नमेंट ने काफी काम किया और आइंदा भी कर रही है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है उन कवानीन के तहत देयर विल बी अ बिग चेंज। मुजफ्फर साहब, इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है आपका इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे नाजरीन के लिए? मे भी उन नाजरीन में ऐसे भी हों जो कि ख्याल रखते हों, जो कि सोच रहे हों कि इस आईपीओ के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया जाए, तो क्या मैसेज होगा आपका हमारे नाजरीन के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? मैं इन्वेस्टर्स को ये मैसेज दूंगा कि एयरलिंक जिस तरह आपका आईपीओ करने जा रहा है, तमाम इन्वेस्टर्स इसके प्रोस्पेक्टस को इंतहाई गौर से पढ़ें और उसकी तमाम क्लॉजेस को, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स को देखें, और जो थ्रेट्स हैं उसके अंदर चीजें देखें, और उस रिस्क फैक्टर को खुद से इवैल्यूएट करने के बाद अपना डिसीजन करें, फाउंड डिसीजन करें। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मुजफ्फर साहब आपके सामने रखूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप किस हद तक जो है ज़रूरी समझते हैं? साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जो कंसिस्टेंसी है पॉलिसीज़ के हवाले से, इसको आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए, किसी भी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी हुकूमत हो, बिजनेसमैन की एफिलिएशन हमेशा अच्छी पॉलिसीज के साथ होती है। बिजनेसमैन की सियासी एफिलिएशन कभी नहीं होती। वो तो अच्छी पॉलिसीज को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के लोगों को जिस तरह हम ग्रोथ की राह पे चल पड़े हैं, खुद से फैसला करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए वो इस मुल्क के लिए अच्छे से अच्छा करे और इंडस्ट्री के लिए अच्छा करे। मुजफ्फर साहब, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए जो है इन्फॉर्म किया कि जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, जो इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज़, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। इस हवाले से जो इंडेक्स है उसमें भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या आपका मैसेज होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए और साथ साथ पाकिस्तान की यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी को मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। लोग खुद देखें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बदल गया और बदल रहा है। इस मुल्क के अंदर स्पीड से टेक्नोलॉजी आना शुरू होगी और आने वाले दिनों में हम 5G में भी चले जाएंगे।
लोग इस चीज को खुद महसूस करेंगे तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। आपके मेरे कहने से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बदल गया। तो इंशाल्लाह यू विल विटनेस इट इन नियर फ्यूचर। अगर इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही तो ये मुल्क बिल्कुल आपको मुख्तलिफ नजर आएगा और इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और इसके साथ साथ मुल्क खुद ऑटोमेटिकली तरक्की की राह पर गामजन है। फाइनली सर, मेरा सवाल कि जिस तरह पाकिस्तान में ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटी है वो यूथ की है, यूथ को बड़ा ही इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आया आपकी जो कंपनी है वो ऐसे कोई स्टेप्स इस वक्त ले रही हैं कि जिसमें यूथ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शामिल हो, क्योंकि इस वक्त यूथ की अगर हम बात करें बड़ा ही ज़रूरी है कि इस यूथ को एक राइट डायरेक्शन जो है वो दी जाए। इस हवाले से कंपनी जो है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, ऐसे कौन से स्टेप्स जो है वो ले रही है यूथ के लिए? देखिए, जो हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया वो एक अपनी मिसाल आप है और वो ऑलरेडी इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज उसके अंदर हमने हर तरह जितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जो मोबाइल बना रहे हैं, जिन्होंने पहले पाकिस्तान में कभी मोबाइल की इंडस्ट्री में ना थी ना काम किया था, तो मैं समझता हूँ उससे ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है ऑलरेडी। ओके, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हयात प्राचा साहब, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, ये तो बात की हमने तफसीली बात की एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ मिस्टर मुजफ्फर हयात प्राचा साहब से। उन्होंने अपने जो ख्यालात हैं इस हवाले से आपके सामने रखे। इस वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। उसके बाद जो शो है उसको हम बाकायदा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आइए मिलके देखते हैं एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। उसके बाद जो है मज़ीद बात करते हैं। एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस का एक जाना माना नाम है, जो कि वतन अजीज़ में मोबाइल फ़ोन असम्बलिंग के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहा है। एयरलिंक कम्युनिकेशन ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से 20 अगस्त 2010 को काम का आगाज़ किया, जब इसने PTCL के साथ शराकत में पाकिस्तान का पहला 3G एनेबल डुअल मोड एंड्रॉयड टैबलेट और पहला 3G एनेबल एंड्रॉयड स्मार्टफोन मुतारिफ कराया। एयरलिंक कम्युनिकेशन ने 2010 को काम का आगाज़ किया। कंपनी का मुल्क के 300 से ज़ायद शहरों और कस्बों में डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, जिसके 16 रीजनल हब्स हैं, जिनके तहत पाकिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन्स और एसेसरीज़ की सप्लाई और फ़रोख्त के लिए 1000 से ज़ायद होल सेलर्स और 4000 से ज़ायद रिटेलर्स हैं। इंपोर्ट से लेकर असम्बलिंग के इस पूरे सिस्टम में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। कस्टम्स इंपोर्ट डेटा के मुताबिक एयरलिंक का पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन मार्केट में तकरीबन 20 से 25% मार्केट शेयर है। एयरलिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 2 जनवरी 2014 को एक माहदे के तहत इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेंटिंग, होलसेल, कम्युनिकेशन और IT से मुताल्लिक़ मसनूआत की रिटेल्स और ख़िदमात की जिम्मेदारी उठाई, जिनमें सेलुलर मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, एसेसरीज़ और इनसे मुंसलिक मसनूआत शामिल हैं। 2010 में एयरलिंक कम्युनिकेशन ने एसोसिएट्स ऑफ पर्सन्स AOP की रजिस्ट्रेशन करवाई और कारोबार का आगाज़ किया, जिसके बाद PTCL की शराकत के साथ पाकिस्तान का पहला 3G एनेबल एंड्रॉयड स्मार्टफोन और पाकिस्तान का पहला 3G एनेबल डुअल मोड एंड्रॉयड टैबलेट मुतारिफ कराया। 2012 में हवावे और 2016 में सैमसंग की बाकायदा पार्टनरशिप हासिल की। 2014 में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की पार्टनरशिप के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर शुरुआत की। 2019 से 2020 के दौरान TCL, टेक्नो, आईटेल और Xiaomi की डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ किया। साथ ही मर्केंटाइल पैसिफिक एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एप्पल की दुनिया में भी कदम रखा। 30 जून 2020 तक कंपनी ने 8 रिटेल आउटलेट्स बनाए,
जिनमें से 4 कराची में, 2 लाहौर में और एक बहावलपुर और हैदराबाद में। अप्रैल 2021 तक 4G और फीचर मोबाइल्स की समलिंग के 4 लाख यूनिट माहाना PTA की जानिब से पाकिस्तान में मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 साला मंजूरी हासिल की। कंपनी अगले 5 सालों में यानी माली साल 2021 से साल 2025 तक मुल्क भर में 150 रिटेल आउटलेट्स खोलने और फीचर्स फ़ोन और स्मार्टफोन्स की असम्बलिंग के लिए यूनिट कायम करने का अज़्म रखती है, जबकि इस वक्त कंपनी के माहाना 4 लाख से ज़्यादा यूनिट्स असम्बल करने की सलाहियत है। पाकिस्तान की मकामी मार्केट 40 मिलियन से ज़्यादा हैंडसेट्स की पैदावार की सलाहियत रखती है। 2021 में एयरलिंक ने लाहौर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ किया और 1.5 लाख मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल जदीद तरीन स्मार्टफोन असम्बली प्लांट लगाया, जिसमें से गोदाम का रकबा तकरीबन 10,000 मुरब्बा फीट है, जो जदीद तरीन हैंडलिंग आलात से लैस है। पहले मरहले में TCL और ट्रांजेक्शन होल्डिंग कंपनी की तकनीकी मदद से 8 प्रोडक्शन लाइंस, 2 क्वालिटी कंट्रोल, 4 पैकेजिंग लाइंस बनाई गई हैं। इस सहूलत में अंदाज़न स्मार्टफोन्स और फीचर फ़ोन्स के लिए 5 लाख से 8 लाख यूनिट माहाना पैदावारी सलाहियत होगी। मकामी असम्बली यूनिट का ये मंसूबा पाकिस्तानियों को मज़ीद 1000 नौकरियाँ फराहम करेगा, जिनमें इंजीनियर, टेक्निकल एक्सपर्ट और ट्रेनी अफराद की बहुत बड़ी तादाद शामिल होगी। एयरलिंक को तवक्को है कि इसकी आमदनी साल 2025 तक 129 अरब रुपए और खालिस आमदनी में 50% इजाफा होगा, जो कि 9.2 अरब तक बढ़ जाएगी। एयरलिंक, जिसने तकरीबन 1 दहाई कबल काम शुरू किया था और इसके बाद से ये मुल्क में फ़ोन्स के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक बन चुका है। जून में ख़त्म होने वाले साल में फ़रोख्त 50% से बढ़कर 3.6 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ गई। कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट सिस्टम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हैं, जिसका एक सबूत SAP यानी SAP के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम को अपने फाइनेंशियल और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना है और इसके माली गोशवारों का ऑडिट EY फोर्ड्स रोड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म से किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में अर्न्स्ट एंड यंग की मेंबर फर्म है। 2015 में हवावे से गोल्ड पार्टनर का अवार्ड और 2016 में बेस्ट चैनल पार्टनर का अवार्ड हासिल किया। 2018 तक मज़ीद कई अवार्ड टॉप 5 टैक्स पेयर और दीगर शोबों के तहत हासिल किए। कंपनी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके में सैमसंग मोबाइल्स और टैबलेट्स की ऑफिशियल पार्टनर है। इसे हवावे ने प्लैटिनम नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर और स्ट्रॉन्ग चैनल ग्रोथ पार्टनर के एजाज़ से भी नवाजा। 21 फरवरी 2019 को वज़ीर आज़म ऑफिस में मुनक़दा एक तकरीब में एयरलिंक कम्युनिकेशन को 2018 के लिए टॉप 5 टैक्स पेयर में करार दिया गया। बाद 2020 में एयरलिंक को वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से मुनक़दा तकरीब में सबसे ज़्यादा टैक्सेस अदा करने वाले अवार्ड से नवाजा गया। जी नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। कंपनी का अगर ओवरव्यू दूं मुख्तसर सा, तो एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है मोबाइल फ़ोन की, और जो प्रेजेंस है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की पाकिस्तान में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मज़ीद कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है कि जो पेनिट्रेशन है पूरे मुल्क के अंदर उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जाए। साथ साथ अगर हम बात करें कि जो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है मोबाइल फ़ोन्स, उस हवाले से कि सैमसंग है, हवावे है, TCL है, टेक्नो है, आईटेल है, योमी है, और साथ साथ कंपनी का जो एग्रीमेंट है एप्पल के साथ, इस वक्त अगर हम बात करें कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है एप्पल की ऑथोराइज डीलर है फॉर पाकिस्तान। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी। साथ साथ कंपनी के मार्केट शेयर के हवाले से बात करें तो इस वक्त एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड 20% का मार्केट शेयर जो है वो रखती है इस हवाले से। साथ साथ कंपनी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें कि कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि उसको जो रिकग्नाइजेशन जो है वो मिली है हवावे से 2018 में, जहाँ पे कंपनी को 2 अवार्ड से जो है वो नवाजा गया। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पहला अवार्ड था वो था प्लैटिनम नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का, जबकि साथ साथ सस्टेनेबल चैनल ग्रोथ पार्टनर का भी अवार्ड जो है वो दिया गया हुआवे की जानिब से एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड को 2018 में।
आगे बढ़ते हैं कंपनी की प्रेजेंस के ऊपर। जैसा कि बात की कि कंपनी पूरे पाकिस्तान में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो रखती है। इस हवाले से अगर हम कुछ तफसीलात आपके सामने रखें तो इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का, वो उसमें 16 रीजनल हब्स हैं जो कि लिंक है 1000 होलसेलर के साथ और साथ साथ 4000 रिटेलर्स के साथ के, जिसके तहत जो है कंपनी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी साथ साथ और उनकी जो एसेसरीज़ हैं उनकी जो है मुल्क भर में फ़रोख्त जो है वो कर रही है। और साथ साथ जैसा कि कहा कि ऑलरेडी कंपनी की जो प्रेजेंस है वो बहुत बेहतर है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कंपनी जो इस हवाले से इकदाम कर रही है। इस वक्त कंपनी के 12 रिटेल आउटलेट्स जो है वो काम कर रहे हैं। इन रिटेल आउटलेट्स को भी कंपनी टारगेट कर रही है कि मज़ीद जो है बढ़ाया जाए। डिफरेंट जो मार्केट क्लासेस हैं उनके तहत जो है कंपनी उनको टारगेट करके जो है वो रिटेल की जो एक्सपेंशन है उसको कंपनी करने जा रही है। फिलहाल जो 12 रिटेल्स हैं इनके हवाले से अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो रिटेल्स हैं उसके हवाले से बात करें तो कराची, लाहौर, भावलपुर, मुल्तान और हैदराबाद में इस वक्त कंपनी के जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू के हवाले से अगर हम बात करें कि जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियली वो बहुत ही रिमार्केबल है। कंपनी को हाई ग्रोथ कंपनीज की फहरिस्त में कैटेगराइज किया जा सकता है। कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 15 से फिस्कल ईयर 20 के दौरान यानी कि 5 ईयर की जो ग्रोथ है वो बड़ी ही रिमार्केबल है, बड़ी ही ग्लोरियस है। 5 ईयर CAGR है जो रेवेन्यू का वो है 49%, मैसिव ग्रोथ कंपनी की टॉप लाइन में। साथ साथ अगर हम बॉटम लाइन की भी बात करते चले तो कंपनी की जो बॉटम लाइन है उसकी ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर की अगर हम देखें तो 5 ईयर CAGR जो है वो 30% है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रोथ का सिलसिला जो है रहा है पिछले 5 सालों के अगर हम बात करें। इससे पहले इवन अगर हम बात करें कि जिस तरह पहले भी हमने बात की कि कंपनी की जो जर्नी है वो बड़ी ही रिमार्केबल है। साथ साथ अगर हम बात करें एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के हवाले से तो कंपनी को जो है रिकग्नाइज किया गया अमंग टॉप 5 टैक्स पेयर्स की फहरिस्त में भी। ऑफिशियल पार्टनर्स के हवाले से बात करते हैं चले तो इस वक्त कंपनी के जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं उनमें हवावे है, सैमसंग है, TCL है, आईटेल है, आईफोन है, टेक्नो है और जियोमी। IPO के हवाले से कुछ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रखते चलें तो इस वक्त कंपनी टोटल जो शेयर्स ऑफर करने जा रही है वो है 90 मिलियन शेयर्स, जिसमें अगर हम बात करें फ्रेश इशू की तो 60 मिलियन शेयर्स जो हैं वो फ्रेश इशू है, जबकि जो 30 मिलियन शेयर्स होंगे वो ऑफर फॉर सेल होगा। स्पॉन्सर जो है वो अपने शेयर जो है वो ऑफर कर रहे हैं। मिस्टर मुजफ्फर हयात पराचा साहब अपने 30 मिलियन शेयर जो है वो इस IPO में जो है वो ऑफर करेंगे। इस ट्रांजैक्शन के हवाले से मजीद अगर हम बात करें तो जो फ्लोर प्राइस सेट की गई है वो 65 रुपये पर शेयर है। इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो ट्रांजैक्शन का साइज होगा फ्लोर प्राइस के हिसाब से वो तकरीबन 5.8 बिलियन रुपीस का होगा, जबकि जो प्राइस है इस बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के दौरान मैक्सिमम 91 रुपीस पर शेयर तक भी जा सकती है। और इनकेस अगर कंपनी की शेयर प्राइस 91 रुपीस तक चली गई स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें तो जो ट्रांजैक्शन का साइज है वो मजीद बढ़ जाएगा, यानी कि 5.8 बिलियन रुपीस से बढ़ के ओवर 8 बिलियन लगभग 8.2 अरब रुपए तक की ये ट्रांजैक्शन बन जाएगी, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी IPO ट्रांजैक्शन है। इसके हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें तो इस पूरी जो ऑफरिंग है इसका 75% जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को जो है वो दिया जाएगा, जबकि रिमेनिंग 25% जो होगा वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। इनकेस अगर रिटेल पोर्शन जो है वो अनसब्सक्राइब रहता है तो वो जो है जो सक्सेसफुल बिडर्स होंगे बुक बिल्डिंग में उनको जो है यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होंगे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। फाइनेंशियली कंपनी के ऊपर अगर हम कुछ नज़र डालें कि अब तक की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो कितनी शानदार रही है, क्या जर्नी रही है, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने एक और मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री बनाई है कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर। आइए उसको देखते हैं, देन उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डालते हैं। साल 2021 पाकिस्तान में इक्विटी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के मामले में बेहतरीन साल रहा।
जिसके मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माली साल 2020-21 में 8 IPOs देखी, जिनसे मुल्की स्टॉक एक्सचेंज से रिकॉर्ड 20 अरब रुपए मिले। एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड सितंबर 2021 में IPO की पेशकश के जरिए तकरीबन 5.85 अरब रुपए इकट्ठा करने का इरादा रखती है। एयरलिंक नए और मौजूदा हिस्से को 65 से लेकर 91 रुपए के दरमियान फरोख्त करने का इरादा रखती है। ये 30 और 31 अगस्त को सरमायाकारों के ऑर्डर मौसूल होने के बाद पेशकश कीमत मुकर्रर करेगा। कंपनी के बुक रनर और कंसल्टेंट JS ग्लोबल के मुताबिक एयरलिंक 60 मिलियन नए शेयर्स जारी करने का इरादा रखती है। इसके अलावा CEO मुजफ्फर हयात पिराचा अपनी होल्डिंग से 30 मिलियन फरोख्त करेंगे। ये 2019 के बाद से स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का सबसे बड़ा IPO होगा। इस वक्त एयरलिंक के 14 आउटलेट्स हैं। इस IPO से होने वाली आमदनी के बाद 2026 तक इन आउटलेट्स की तादाद 150 तक बढ़ाने का मंसूबा है। माली साल 2015 में कारोबारी आमदनी 5,897 मिलियन रुपए थी, जो कि माली साल 2020 में 43,008 मिलियन रुपए हो गई। ये 5 साल में 49% इजाफा था। निस्फ माली साल 2021 के दौरान आमदनी 28,124 मिलियन रुपए रही, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 54% इजाफा है। ये एक इनकलाबी तब्दीली थी। एयरलिंक को तवक्को है कि इसकी आमदनी माली साल 2025 तक 129 रुपए और खालिस आमदनी 500% तक बढ़ेगी। पैटर्न ऑफ शेयर्स। अगस्त 2021 तक के पैटर्न ऑफ शेयर्स के मुताबिक कंपनी के सबसे ज़्यादा यानी 40% शेयर्स CEO मुजफ्फर हयात पिराचा के पास थे, जो कि 12,17,99,757 शेयर्स बनते हैं। सितंबर 2021 की IPO लॉन्च में इनमें से 9,17,00,000 शेयर्स पेश किए जाएंगे, जिसके बाद CEO के पास शेयर्स कम होकर 15% रह जाएंगे, जबकि दीगर की पोस्ट अफराद के पास मौजूद शेयर्स 24% थे, यानी 17,82,00,000 शेयर्स। इनमें से भी मामूली तादाद को IPO में पेश किया जाएगा। इसके अलावा फ्री फ्लोट शेयर्स की मद में 8.33% ऑफर फॉर सेल होंगे और 16.67% नए शेयर्स जारी होंगे। जी नाजरीन, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। इस वक्त नाजरीन आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है पिछले कुछ सालों के, उसमें आप देखें कि रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2017 में 13.2 अरब रुपए के रेवेन्यू थे कंपनी के, जो कि हर साल आप अगर देखें तो बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। 2018 में 24 अरब रुपए से ऊपर जो है वो रेवेन्यू तजावज़ कर गए, जबकि अगर हम बात करें 2020 की तो जो रेवेन्यू है वो 43 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गए हैं। मैसिव ग्रोथ कंपनी के टॉप लाइन्स में जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी। जबकि इस वक्त अगर हम हाफ ईयर की बात करें, जो फिस्कल ईयर 21 का जो हाफ ईयर है उसमें कंपनी ने 16.5 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो डिस्क्लोज किया, जबकि उसके बाद जब फिस्कल ईयर 21 का अख्ताम हुआ तो उस वक्त जो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने रिकग्नाइज किया फिस्कल ईयर 21 के कंप्लीट होने पे वो अराउंड 47.8 बिलियन रुपीस की ह्यूज लेवल्स तक जो है वो पहुंच गए। ये पूरी जर्नी जो है बहुत ही मुख्तसर अरसे में जो है कंपनी ने तय की है, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट जो है कंपनी की डेफिनेटली कंसीडर की जा सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि हर साल ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 2017 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो महज 674 मिलियन रुपए का था, जो कि 2018 में बढ़ के 1.2 अरब तक पहुंचा, जबकि मजीद इजाफा हुआ 2019 में और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 1.479 बिलियन रुपीस की सतह पर पहुंच गया, जबकि 2020 में मजीद इजाफा हुआ। जबकि उसके बाद अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 21 के हाफ ईयर में, तो उसमें भी रेवेन्यू जो जिस तरह रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ रही, इसी तरीके से जो बॉटम लाइन है कंपनी की वो भी बेहतर तरीके से जो वो ग्रो करते हुए नजर आई। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2017 में कंपनी के जो करंट एसेट थे वो 5.689 बिलियन रुपीस पे थे, जो कि 2018 में बढ़ के 10 अरब तक जो है पहुंच गए। इसी तरह 2019 में 14.6 अरब रुपए के करंट एसेट थे, जिनमें मजीद इजाफा हुआ 2020 में और करंट एसेट बढ़ के 20.4 अरब रुपए की सतह तक पहुँच गए। जबकि फर्स्ट हाफ इसके लिए 21 की अगर हम बात करें तो 16.53
बिलियन रुपीस तक जो है करंट एसेट की पोजीशन है। ओवरऑल टोटल एसेट्स में अगर हम देखें तो करंट एसेट जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें तो जिस सेक्टर के अंदर कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिस तरीके से कंपनी जो है काम कर रही है, जो बिजनेस है उसमें जो है कंपनी को इन्वेंट्री जो है वो रखना पड़ती है, मोबाइल फ़ोन जो है वो ख़रीदना पड़ते हैं, देन उसके बाद कंपनी उसको जो है वो फ़रोख्त करती है। तो डेफिनेटली कंपनी के जो करंट एसेट हैं इसी तरीके से वो हमें बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे। कंपनी की टोटल इक्विटी की अगर हम बात करें तो आप 2017 में देख सकते हैं कि 2.12 बिलियन रुपीस की टोटल इक्विटी थी, जो कि बढ़ के 2.65 बिलियन हुई 2018 में, जिस पे मजीद इजाफा हुआ 2019 में, और टोटल इक्विटी बढ़ के 3.14 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई, जबकि 2020 में टोटल इक्विटी जो है वो बढ़ के 4.59 बिलियन रुपीस। और इसी तरह अगले साल भी अगर आप देखें तो जो टोटल इक्विटी है उसमें इजाफा होते हुए देखा जा सकता है। जबकि लायबिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपनी की क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है, यही वजह कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। 2017 में अगर हम देखें तो 3.6 बिलियन रुपीस की जो है टोटल कंपनी की अगर हम बात करें उसमें करंट लायबिलिटीज़ का जो पोर्शन है वो 3.65 बिलियन रुपीस का है। इसी तरीके से अगर हर साल आप देखें तो जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे कि कहा कि कंपनी की जो नीड्स हैं वर्किंग कैपिटल की वो बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे क्योंकि कंपनी को जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद कंपनी जो इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसी हवाले से जो 100% मार्जिन डिपॉजिट कराने की जो पॉलिसी है स्टेट बैंक की, उस पर डेफिनेटली कंपनी की जो कॉस्ट है वो फिर बहुत बढ़ भी जाती है। यही वजह है कि कंपनी का जो अपना असेंबली प्लांट है जो ऑपरेशनल भी हो चुका है अप्रैल में, वो बड़ा ही कंपनी को इस हवाले से बेहतर जो है वो बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। इससे कंपनी का जो कैश साइकिल है वो बहुत तेजी से जो है वो इम्प्रूव होगा, कंपनी के मार्जिन्स भी डेफिनेटली इससे जो है वो इम्प्रूव होंगे, और डेफिनेटली इससे जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो भी कुछ बेहतर हो सकेंगी। आगे बढ़ें, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ जिसके हवाले से हम बात करते चले आ रहे हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है उसकी वो बड़ी ही रिमार्केबल है। आप देख सकते हैं कि जो 5 ईयर CAGR है वो 49% है, मैसिव ग्रोथ आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में। साथ साथ यूनिट्स की अगर हम बात करें कि जो यूनिट्स फरोख्त किए गए इस अरसे में, यानी कि फिस्कल ईयर 15 से लेकर 20 तक, आप देख सकते हैं कि उसमें भी जो ग्रोथ है 5 ईयर CAGR जो है वो 52%, मैसिव, अगेन मैसिव ग्रोथ। कंपनी के जो वॉल्यूम मैट्रिक सेल्स है उसमें भी जो है क्लियरली आप देख सकते हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी। जबकि कंपनी की जो ओवरऑल इस वक्त मार्केट शेयर है अगर हम वो देखें जो सेल्स के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं फिस्कल ईयर 18 में 12.6% का मार्केट शेयर था, जो कि बढ़ा फिस्कल ईयर 19 में 14.5 तक गया, जबकि फिस्कल ईयर 20 में मैसिव इजाफा अगेन मार्केट शेयर के अंदर, और मार्केट शेयर रहा 25.14% का। इस वक्त अगर हम फर्दर कंपनी के कुछ पेयर एनालिसिस करें तो जैसा कि प्रोग्राम में कहा था कि कंपनी का कोई डायरेक्ट मैच नहीं है जो कि जिसके साथ इस वक्त हम कंपेयर कर सकें एलियन कम्युनिकेशन लिमिटेड को, लेकिन क्योंकि कंपनी हाई ग्रोथ कैटेगरी के अंदर जो है इसको हम इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि टॉप लाइन अगेन डबल डिजिट के अंदर यानी कि 49% 5 ईयर CAGR के साथ ग्रो किया, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें बॉटम लाइन की तो अगेन 5 ईयर CAGR 30% मैसिव ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में। इसीलिए कंपनी को जो है हाई ग्रोथ कंपनीज के साथ जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो एवरेज PE मल्टीपल है उन हाई ग्रोथ कंपनीज का जो सैंपल है उनका जो PE मल्टीपल है वो अराउंड 19.6 का है, जबकि अगर इसको हम कंपेयर करें बेंचमार्क KC100 इंडेक्स के मल्टीपल से तो तकरीबन 78% का प्रीमियम है इस वक्त उन कंपनीज के एवरेज PE मल्टीपल का, यानी कि 78% के प्रीमियम पे इस वक्त जो है वो कंपनीज ट्रेड होते हुए नजर आ रही हैं। जबकि एलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो
फ्लोर प्राइस पे कंपनी का जो पी मल्टीपल बनता है वो 12.6 का बनता है। अगर फॉरवर्ड लुकिंग मल्टीपल देखें तो वो 6.6 का बनता है। तो अगेन कंपनी की जो ऑफर है, जो अगर हम बात करें फ्लोर प्राइस पे, तो कंपनी बहुत मैसिव डिस्काउंट पे जो है वो अपने शेयर फ्लोर प्राइस पे लेकर आ रही है। लेकिन अब देखते हैं कि जो ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग जो है कंपनी की जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ तक जो है वो जा पाती है। इससे पहले कुछ जो IPOs हुए हैं उनमें जैसा कि कहा कि बड़ा ही ज़बरदस्त जो है पार्टिसिपेशन नज़र आई इन्वेस्टर्स की जानिब से। इसी तरीके से अगर हम एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करें, जिस तरीके से कंपनी के जो CEO हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आए पूरे सेक्टर की ग्रोथ को लेके। और कंपनी की ख़ुद की अगर हम परफॉर्मेंस देखें गुज़िश्ता कुछ सालों की, तो बड़ी ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आती है। टॉप लाइन की बात करें, अगर कंपनी की बॉटम लाइन की बात करें तो नंबर्स आपके सामने हैं। अब देखते हैं कि जब बुक बिल्डिंग का सिलसिला जो है वो कंप्लीट होता है तो उस पर कितना बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स इस IPO को जो है इन्वेस्टर्स की जानिब से मिल पाता है। और बुक बिल्डिंग के इस पूरे मरहले में जो कंपनी की जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ तक जो है वो जा पाती है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।